जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मैं इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं वो लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। और कल हमने क्लास जहां पे समाप्त की थी वहीं से फिर शुरू करेंगे। हम लोग कल हिंदी पढ़ रहे थे। इस हिंदी की शुरुआत हम लोगों ने कहां से की थी? तो इसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी इसकी उत्पत्ति से लेके इसके विकास को देखा। उसके बाद हमने 7 अपभ्रंशों को पढ़ा। उन 7 अपभ्रंशों से हिंदी की 5 उपभाषाएं हमने देखी और 18 बोलियां हमने देखी। इतनी चीजें हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था। टेप में हम लोग कल की क्लास को देखते हैं। कल हम लोगों ने भाषा की उत्पत्ति, भाषा, भाषा की उत्पत्ति, भाषा का विकास, इन सब चीजों को देखा था। तो उत्पत्ति के विषय में हमने आपको बताया था इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी। तो इसकी उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई थी। भाष का मतलब क्या होता है? भाष का मतलब होता है कहना। और उसके बाद हम लोगों ने इसके विकास का क्रम देखा था। तो विकास के क्रम में सबसे पहले संस्कृत हमने देखी, फिर पाली हमने देखी, फिर प्राकृत हमने देखी और उसके बाद अपभ्रंश को देखा। और इसी अपभ्रंश से क्या निकल के आई? आपकी हिंदी। इन चीजों को हम लोगों ने अच्छे से कल देखा था, समझा था और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये चीजें समझ में आई होंगी। उसके बाद हमने आपको इसी क्रम में प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के काल के बारे में भी बताया था, जहां से सीधे सीधे परीक्षाओं में सवाल आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा अपभ्रंशों को। और अपभ्रंशों से तो लगभग सभी परीक्षाओं में सवाल बनते हैं। जैसे कई बार एग्जाम में उत्तर प्रदेश पीसीएस के सीसेट में आपने देखा कि अवधि किस अपभ्रंश की है, अवधि किस उपभाषा की है। इस तरह से सवाल। खड़ी बोली का अपभ्रंश क्या है, खड़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा की बोली है। इन सब चीजों से सवाल बहुत अच्छे से बनते हैं। उन्हीं भाषाओं में हमने एक और भाषा देखी थी, ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा के विषय में आपको थोड़ा सा बताऊं क्योंकि इसको काव्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे देश के अंदर काव्य को प्राप्त करने का जो पहला लक्षण किसी भाषा में देखा गया था तो वो थी आपकी ब्रज भाषा। ठीक है, इसी क्रम में आगे आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा के रूप। भाषा कैसे उत्पन्न हुई, कैसे विकसित हुई और कैसे हिंदी तक पहुंची। और उसके बाद हम लोग देखेंगे भाषा के रूप, और भाषा के रूपों के बाद हम देखेंगे भाषा के स्वरूप, और उसके बाद देखेंगे इन भाषाओं को लिखने की जो स्क्रिप्ट होती है, जो लिपि होती है, वो कौन सी अपनाई गई, कौन सी प्राचीन है। वहां से भी एक सवाल बनता है एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिए भाषा के रूप। भाषा के रूप। तो भाषा के रूप हम सब जानते हैं, आपने पढ़े होंगे। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा।
यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है सांकेतिक भाषा को लेकर के। वो क्या कंफ्यूजन है उसको मैं अभी बताता हूं। तो भाषा के रूप में मैंने 3 रूप बताए, एक मौखिक, दूसरा लिखित, और तीसरा रूप सांकेतिक। तो ये 3 रूप है भाषा के। आप लोग बता सकते हैं कि इन 3 रूपों में वो कौन सा रूप है जिसको मानव ने अपने जीवन में सबसे पहले अपनाया, मौखिक, लिखित या सांकेतिक? जवाब दीजिए आप लोग। मानव ने अपने जीवन में भाषा के किस रूप को सर्वप्रथम अपनाया, सांकेतिक, मौखिक या लिखित? देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो उसका जवाब है मौखिक। परंतु आधुनिक मानव अर्थात जब से ये सभ्यता शुरू होती है वहां से अगर हम बात करें तो सबसे पहले सांकेतिक आ जाता है। यहां पे बड़ी दुविधा की बात है कि पहले हम मौखिक को माने या हम सांकेतिक को माने, क्योंकि अगर दोनों ही विकल्प में हैं और प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि मानव ने अपने जीवन काल में सर्वप्रथम भाषा के किस रूप को अपनाया, तो उसका जवाब क्या होना चाहिए? तो देखिए, अगर दोनों परीक्षा में हैं तो जवाब होगा सांकेतिक, और सांकेतिक और मौखिक में से कोई एक है तो आपको पता ही है, उसी को आप टिक करेंगे। दूसरी चीज, अगर वर्तमान मानव की बात करते हैं वो वर्तमान मानव जहां से लिखना पढ़ना शुरू किया गया तो वहां पर जवाब होगा मौखिक, और बहुत सारी परीक्षाओं में दिया भी गया है। दूसरी चीज एक और ऐप स्पष्ट कर देता हूं कि ये जो सांकेतिक भाषा है, बहुत सारे विद्वानों ने इस सांकेतिक भाषा को भाषा का रूप नहीं माना है, अर्थात उन्होंने भाषा के दो ही रूप माने हैं। क्यों, वो अभी मैं आगे आपको बताता हूं। तो आइए सबसे पहले हम एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले मौखिक रूप देखते हैं। देखिए, मौखिक रूप मौखिक रूप अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि मानव ने अपने जीवन में सबसे पहले भाषा के जिस रूप को अपनाया उसको हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। वर्तमान में मानव ने अपने जीवन काल में सबसे पहले
भाषा के जिस रूप को अपनाया उसको क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं सर, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या वो सीधे मुंह से बोलने लगता है? वो तो संकेतों के माध्यम से समझता है चीजों को। जी नहीं, हम उसको कुछ कहते हैं। हमने ये कलम उसको दिखाई और हमने बोला बेटा ये पेन है, वो तब जानता है कि ये पेन है। हम उसको बोलते हैं वो मौसी हैं, वो मामा हैं, वो कार है, वो ट्रैक्टर है, वो कुत्ता है, वो बिल्ली है, वो शेर है, तब वो बच्चा समझता है, ना कि इशारों को। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सांकेतिक ही आंसर करेंगे। लेकिन मैंने अभी बताया कि मानव सभ्यता से लेकर के अगर बात की जाती है तो सांकेतिक है, क्योंकि उस समय जो हमको चीजें मिली वो संकेतों के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई और मानव ने सबसे पहले एक दूसरे को संकेतों के माध्यम से ही समझाया। उसके बाद वो भावात्मक रूप में आए और उसके बाद उन्होंने धीरे 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 बोलना शुरू किया, तो वो मौखिक में पहुंचते हैं। लेकिन मैं अभी आपको इस चीज के में जो है स्पष्ट कर दूंगा कि क्यों बहुत सारे विद्वानों ने सांकेतिक भाषा को भाषा का रूप नहीं माना। तो आप पहला रूप क्या मानेंगे? मौखिक। भाषा का प्रथम रूप क्या है? तो वो है मौखिक। अब देखिए, ये मौखिक भाषा जो है, ये मौखिक भाषा भाषा का मूल रूप है। क्या कह सकते हैं हम इसको? मूल रूप। और ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भाषा का मूल रूप क्या है? तो भाषा का मूल रूप है मौलिक भाषा। ठीक है, मौलिक भाषा भाषा का मूल रूप है। उसके बाद ये मौलिक भाषा भाषा का मूल रूप जरूर है, लेकिन ये भाषा को सार्थक अर्थ प्रदान नहीं करता है। सार्थक अर्थ प्रदान नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मौखिक भाषा को स्टोर, अब तो वर्तमान टेक्नोलॉजी के आने से ये संभव हो गया कि मुंह से कही सुनी बातों को भी स्टोर कर दिया जाता है। लेकिन जब ये नहीं थी तब इन बातों को स्टोर नहीं किया जा सकता था। इसलिए ये भाषा को सार्थक अर्थ प्रदान नहीं करती हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। तो भाषा का मौखिक रूप जो है ये प्रथम रूप है जिसको मानव ने अपने जीवन में सबसे पहले अपनाया, और इसी को क्या कहा जाता है? तो भाषा का मूल रूप भी कहा जाता है, और ये परीक्षा में पूछा जाता है। ये अगला देखते हैं, लिखित रूप। लिखित रूप देखिए, अब देखो, यह भाषा को स्थायित्व प्रदान करता है, स्थायित्व प्रदान करता है। किंतु मूल रूप के उपरांत ही ये सार्थक अर्थ प्रदान कर सकता है। मूल रूप के उपरांत ही सार्थक अर्थ
देता है। ठीक है, अब इसकी अगर परिभाषा की हम बात करें तो इसकी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं? इसकी परिभाषा कि मानव अपने जीवन काल में अपने भाव विचारों को व्यक्त करने के लिए जिन लिखित चिन्हों का प्रयोग करता है उसको हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। देखो, मानव अपने विचारों और दूसरों के विचारों को समझने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करता है। सॉरी, थोड़ा सा मिट गया, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं। लिखित रूप ठीक है, भाषा के लिखित रूप जो कि मौखिक भाषा के उपरांत आता है। इस लिखित रूप में मैंने क्या बोला? सबसे पहले विचारों के आदान प्रदान में प्रयोग लिखित चिन्हों को भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या करती है, तो मैंने आपको बताया ये जो है भाषा को स्थायित्व प्रदान करता है। भाषा को स्थायित्व प्रदान करता है। अर्थात स्थायित्व का मतलब क्या है? हम लोग देख रहे हैं ना, पुरानी किताबें लिखी रखी हैं, ठीक है, वेद पुराण लिखे रखे हैं, ये क्या है? भाषा को स्थायित्व ही तो प्रदान कर रहे हैं। 1500 साल पहले लिखे गए वेद आज भी हैं। उसके बाद देखिए, ये मौखिक भाषा के उपरांत ही सार्थक अर्थ प्रदान कर सकते हैं। अर्थात आप समझिए, सार्थक अर्थ का मतलब क्या है कि अगर हम किसी चीज के बारे में लिखते हैं या बोलते हैं तो हम कितना बेहतर लिख सकते हैं, कितना बेहतर बोल सकते हैं, ये तभी संभव है जब हमने किताबें पढ़ने के साथ साथ उसके व्याख्यान को भी किसी के माध्यम से सुना हो। और जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं और उसी चीज को हम कहीं ना कहीं सुनते हैं और उसके बाद जब हम उसको लिखते हैं तो एक बेहतर अर्थ निकलता है, तो उसी को कहते हैं सार्थक अर्थ। तो देखो, यह मौखिक भाषा के उपरांत सार्थक अर्थ प्रदान करता है।
तो यहां तक आप लोग समझ गए मौखिक और लिखित रूप। उसके बाद आइए देखते हैं सांकेतिक रूप। देखिए, भाषा की सांकेतिक रूप पे अगर हम चर्चा करें तो पहली चीज इसकी परिभाषा को परिभाषित करें तो हम लिख सकते हैं कि लिखित चिन्हों के स्थान पर शारीरिक हाव भाव का प्रयोग किया जाता है। विचारों को व्यक्त करने के लिए लिखित संकेतों व्यक्त करने के लिए लिखित चिन्हों के स्थान पर शारीरिक हाव भाव का प्रयोग किया जाता है। शारीरिक हाव भाव का प्रयोग किया जाता है। अब देखो दूसरी बात इसके विषय में, बहुत सारे विद्वानों ने जो है इसको भाषा का रूप नहीं माना। ठीक है, बहुत से व्याकरणविदों ने इसे भाषा का रूप नहीं माना। क्यों? इसलिए नहीं माना क्योंकि उनका कहना यह था कि ये अर्थ का अनर्थ भी कर सकती है। जैसे भाई आपने कोई इशारा किया और सामने वाला उस इशारे को कुछ और समझ बैठा, तो अर्थ का अनर्थ ही तो होगा। इसलिए जो है इसको भाषा का रूप नहीं माना गया। इसका प्रयोग कहां होता है अगर हम बात करें, ट्रैफिक सिग्नल पे आप देखते होंगे पुलिस मैन खड़े होते हैं, इशारों में आपको जाने रुकने और अलर्ट रहने की बात करते हैं। और बात करूं तो आपने सुना होगा एक फौजी जब बॉर्डर पे होता है लड़ाई के दौरान, जब वो शहीद हो रहा होता है, उस समय वो अपने मित्र से कहता है कि मित्र, घर जाकर ना बतलाना यारा, संकेतों में समझाना। घर जाकर मत बतलाना यारा, संकेतों में समझाना। जब मां पूछे हाल मेरा तो सूनी कोख दिखा देना। वो फौजी कह रहा है अपने दोस्त से कि मां को संकेतों के माध्यम से समझाने की आप कोशिश करिए, आप सीधे मत बताइएगा। तो इस तरह से जो है भाषा के ये 3 रूप हैं, लेकिन मूलतः किताबों में 2 ही रूपों की चर्चा होती है और उसमें एक सवाल बनता है कि भाषा का मूल रूप किसको कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया वो मौखिक रूप है। ठीक है, उसके उपरांत लिखित रूप है। भाषा को स्थायित्व कौन प्रदान करता है, मौखिक रूप या लिखित रूप? तो लिखित रूप। लिखित रूप सार्थक कब हो सकता है? जब मौखिक रूप आ चुका हो।
उसके उपरांत ही यह लिखित रूप सार्थक अर्थ प्रदान करता है। क्यों? मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज का हम किताबों के माध्यम से अध्ययन करते हैं और उसी चीज को यदि हम किसी के द्वारा मौखिक रूप से ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, और उसके बाद जब हम उस पे कुछ भी लिखते हैं तो हम बहुत ही अच्छा लिखते हैं, उसका अर्थ भी सार्थक होता है। तो यहां तक मैं आशा करता हूं आप लोग आसानी से समझ चुके होंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आगे हम पढ़ेंगे भाषा के स्वरूप। अब आप कहेंगे सर रूप और स्वरूप क्या होता है? बिल्कुल, स्वरूप का अर्थ होता है बदलता हुआ रूप। हम सब जब जन्म लेते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, फिर थोड़ा और बड़े होते हैं, किशोर होते हैं, फिर तरुण अवस्था में पहुंचते हैं, उसके बाद हम युवा होते हैं और उसके बाद वृद्ध होते हैं। तो ये वृद्ध, युवा, तरुण, किशोर, बालक, ये सब क्या हैं? ये हमारे स्वरूप हैं। और जो हमारा रूप है वो क्या है? हम दिनेश्वर हैं, हम आपको दिख रहे हैं। इस समय हम जो देख रहे हैं वो हमारा स्वरूप है, ठीक है? रूप हमारा, हम पुरुष हैं। तो इसी तरह से इस भाषा के भी स्वरूप हैं। कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। तो भाषा के स्वरूप, देखिए भाषा के स्वरूप, मूलतः किसी भी देश में भाषा के 4 रूप होते हैं। कौन कौन से? बोली भाषा अर्थात साहित्यिक भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। कितने स्वरूप देखने को मिलते हैं? तो 4 स्वरूप देखने को मिलते हैं। वो 4 स्वरूप कौन कौन से हैं? तो पहला स्वरूप है बोली, दूसरा स्वरूप है साहित्यिक भाषा, साहित्यिक भाषा, और तीसरा स्वरूप है राजभाषा। चौथा स्वरूप क्या होगा? राष्ट्रभाषा। चौथा स्वरूप क्या होगा? राष्ट्रभाषा। तो आइए एक एक करके इन्हीं को हम लोग समझते हैं। बोली क्या होती है, साहित्यिक भाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है और राष्ट्रभाषा क्या होती है। देखिए बोली की बात करूं, बोली, देखिए बोली क्या होती है, इसके जन्म का कोई पता नहीं होता है, इसका एक स्पेशल जन्म स्थान नहीं होता है, अर्थात जिसके जन्म का पता नहीं। समाज के सभी मनुष्यों ने अपनी सुविधा अनुसार इसको एक स्वरूप प्रदान कर दिया, अर्थात वो इसको बोलने लगे। तो आपसे सवाल करेगा भाषा का वह रूप जिसको आम जन ने अपनी सुविधा अनुसार गढ़ लिया, बना लिया, वो कौन सा रूप है? आपका जवाब होगा बोली। वो कहेंगे भाषा का वह रूप जिसके जन्म का आता पता नहीं है, आप कहेंगे बोली। भारत में कितनी बोलियां हैं? तो मुख्यतः भारत में लगभग 600 से
अधिक और 700 से कम बोलियां पाई जाती हैं। तो बस यही है बोली की परिभाषा। तो आइए देखते हैं। जन्म का पता नहीं, उसके बाद आम जनता ने अपनी सुविधा अनुसार बोलना शुरू कर दिया। बोलना शुरू कर दिया। कर दिया। भारत में लगभग 650 भाषाएं हैं। 500 बोलियां, सॉरी, भाषाएं नहीं, बोलियां। जैसे अवधी, भोजपुरी, आदि बहुत सी हैं। यहां तक समझ गए आप? उसके बाद हम चर्चा करें साहित्यिक भाषा। तो देखिए, साहित्यिक भाषा के कई नाम हैं। परिभाषा की बात करें तो भाषा का वह रूप जिसका अपना व्याकरण है, जिसके अपने नियम हैं, जिसके अपने साहित्य हैं, अपने व्याकरण में लिखे हुए, उसी को हम क्या कहते हैं? साहित्यिक भाषा कहते हैं। अच्छा, ये बोली से ही डेवलप होते हैं। जैसे कुछ बोलियां, जैसे हम बात करें अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, ये क्या है? ये बोलियों से विकसित हो गई और इन्होंने अपने आप को व्याकरण सम्मत बना लिया, व्याकरण को प्राप्त करने के लायक बना लिया और इनका अपना व्याकरण हो गया, इनके अपने नियम हो गए। व्याकरण का मतलब ही नियम होता है और उन नियमों के तहत इनके अपने साहित्यों की रचना हो गई। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम साहित्यिक भाषा कहते हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है इसके उपनामों की से। कौन कौन से इसके उपनाम हैं? तो देखिए, इसके उपनामों की हम बात करें, इसके उपनामों की हम बात करें तो इसको कहा जाता है सुघरी भाषा। सुघरी, सुघरी का मतलब क्या होता है? सुघरी मतलब सुंदर। इसी को कहा जाता है सुधरी, सुधरी। सुधरी का मतलब नियमों में ढाली गई। और उसके बाद इसी का एक नाम है मानक भाषा। मानक। और इसी का एक और नाम है जो सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, परिनिष्ठ भाषा। परिनिष्ठ। ठीक है, परिनिष्ठ भाषा। तो ये इसके नाम हैं। उसके बाद में बात करें इसकी परिभाषा की तो देखिए, इसकी परिभाषा में मैंने आपको बताया भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप
जो बोली से विकसित होकर व्याकरण को प्राप्त कर लेता है। व्याकरण को प्राप्त कर लेता है। अर्थात अपने नियम होते हैं, जिसके अपने नियम होते हैं। जिसके अपने नियम हैं, अपने साहित्य हैं, अपने अपने साहित्य हैं। ठीक है, जैसे अवधि, ब्रज, खड़ी बोली, तो ये क्या है? ये वो बोलियां हैं जिनका अपना व्याकरण है, जिनके अपने व्याकरण में साहित्यों की रचना हुई है, जो बोली से विकसित हो गई हैं। उनको क्या कहा गया? साहित्यिक भाषा। तो साहित्यिक भाषा के नाम क्या क्या हैं आप याद रखिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मानक भाषा, सुगरी भाषा, सुधरी भाषा, परिनिष्ठ भाषा। भाषा का वह रूप जो बोली से विकसित हो जाता है और व्याकरण को प्राप्त कर लेता है, जिसके अपने नियम होते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं साहित्यिक भाषा। उसके बाद आइए देखते हैं राजभाषा। राजभाषा राजभाषा तो देखिए, राजभाषा राजभाषा की हम बात करें तो आप सब जानते हैं, किसी भी देश की सरकार अपने प्रशासनिक कार्यों को और एक दूसरे राज्यों के बीच पत्राचार आदि भाषा के जिस रूप में करता है, उसको उस देश की राजभाषा बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं किसी भी देश किसी भी देश की सरकार के द्वारा जिस भाषा में के द्वारा जिस भाषा में प्रशासनिक कार्य
पत्राचार, आदि किया जाता है। किया जाता है, ठीक है। उसको उस देश की क्या कह देते हैं, राजभाषा। अब आप लोगों को पता होगा हमारे देश की राजभाषा क्या है। तो हमारे देश की राजभाषा अर्थात भारत में हिंदी और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, दोनों को ही राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी राजभाषा कही जाती है। भारत के संविधान में भाग 8 अनुसूची 8 और भाग 17 के अंतर्गत इसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक भाषा और उसकी लिपि के विकास के विषय में बताया गया है। तो भारत में राजभाषा हिंदी है और अंग्रेजी है। अब आइए राष्ट्रभाषा की यदि हम बात करें तो देखिए, राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा देखो, जो राष्ट्रभाषा है उसकी परिभाषा क्या होती है। उसकी परिभाषा यह होती है कि किसी भी देश की जनता के द्वारा लगभग 60 से 70% भाषा के जिस रूप में बातचीत की जाती है या व्यवहारिक जीवन में जिसको अपनाया जाता है, उसको उस देश की राष्ट्रभाषा घोषित किया जा सकता है। भारत में हिंदी को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या लगभग 84% है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में अगर कोई राष्ट्रभाषा बन सकती है तो वो कौन सी है, हिंदी। लेकिन अभी संवैधानिक रूप से हिंदी को यह दर्जा नहीं दिया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में कोई भी संवैधानिक राष्ट्रभाषा नहीं है। लेकिन आपसे सवाल किया जाए अगर कि भारत की राष्ट्रभाषा किसको बोला जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए हिंदी। अब राष्ट्रभाषा बनाने का क्या मतलब है, क्यों बनाए हम राष्ट्रभाषा। देखिए, राष्ट्रभाषा किसी भी देश की एकता का प्रतीक होती है। राष्ट्रभाषा जो है किसका प्रतीक है, एकता का प्रतीक। एकता का प्रतीक है, ठीक है। तो हमारे देश में अभी राष्ट्रभाषा संवैधानिक रूप से हिंदी को घोषित नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हमारे देश को भी राष्ट्रभाषा प्राप्त होगी, और वो कौन सी होगी हम सब जानते हैं। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा कि भाषा के स्वरूप, बोली, साहित्यिक भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। इसमें से मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है परिनिष्ठ भाषा के विषय में। और परिनिष्ठ किसका नाम है, तो मैंने आपको बताया परिनिष्ठ किसको कहा जाता है, तो साहित्यिक भाषा को ही परिनिष्ठ भाषा कहा जाता है। बोली का मतलब क्या होता है, तो बोली का मतलब है जिसके जन्म का कोई पता नहीं है, जन्म का पता ही नहीं है। आम जनता ने अपनी सुविधा अनुसार बोलना शुरू कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोली। जो बोली से विकसित हो गई, व्याकरण सम्मत अपने आप को बना लेती हैं, व्याकरण लायक बना लेती हैं,
उनका अपना व्याकरण बन जाता है। व्याकरण का अर्थ होता है उनके नियम, उन नियमों के तहत उनमें साहित्यों की रचना होने लगती है। जैसे अवधी, ब्रज और खड़ी, ये क्या है, बोलियां तो थी, साहित्यिक भाषा है। ऐसे ही राजभाषा, किसी देश की सरकार के द्वारा अपने सारे राजकाज के कार्य, प्रशासनिक कार्य, पत्राचार, जो पत्राचार का मतलब एक दूसरे राज्य में जो पत्र लेखन के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, दिशा निर्देशों का आदान प्रदान किया जाता है, उनमें जिस भाषा को अपनाया जाता है या भाषा के जिस स्वरूप को अपनाया जाता है उसको राजभाषा कहा जाता है। जैसे हमारे देश पे शासन बहुत सारे लोगों ने किया, ज्यादातर मुगलों की बात की जाती है कि मुगलों की राजभाषा क्या थी। ठीक है, तो मुगलों की क्या राजभाषा थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं या ऐसे भी बता सकते हैं, ये सब सवाल आते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, और इस भाषा के स्वरूप के बाद अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे लिपि। ठीक है, देखिए लिपि, तो लिपि क्या होती है, अंग्रेजी में हम कहते हैं स्क्रिप्ट, लिखने का ढंग, तरीका, वो संकेत, वो चिन्ह जिनके माध्यम से हम किसी भाषा को एक अच्छे तरीके से लिखते हैं, अच्छे ढंग से लिखते हैं, उसको मानक रूप, सुधरा रूप, सुगरा रूप प्रदान करते हैं, उसी को हम कहते हैं लिपि। ठीक है, तो उसकी परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आइए देखते हैं। देखिए, आपने नाम सुना होगा खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि, देखो, ये जो खरोष्टी लिपि है, अगर हम इसकी बात करें तो देखो, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती थी, उत्तर पश्चिम क्षेत्र। और उत्तर पश्चिम क्षेत्र बोले तो जिसको गांधार क्षेत्र कहा जाता था, वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र। ठीक है, गांधार क्षेत्र, गांधार क्षेत्र वर्तमान में पाक और अफगानिस्तान वाला। ठीक है, वहां पर इसका विकास होता है। और इसके लिखने का तरीके की बात करें तो जो है यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। लिखी जाती है। ठीक है, और इसके बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, ब्राह्मी लिपि,
ब्राह्मी लिपि। ये वो लिपियां हैं जो उत्तर भारत में थी, ठीक है। ब्राह्मी लिपि 500 ईसा पूर्व में इसका विकास माना जाता है। और ये ब्राह्मी लिपि जो है, अगर हम बात करें तो देखो इसके विकास के क्रम में तो आपको यहां पर देखने को मिलेगी आपने सुना होगा कुटिल लिपि। कुटिल लिपि कुटिल लिपि। और इसी कुटिल लिपि से एक लिपि का जन्म होता है जिसको आपने सुना होगा शारदा लिपि। शारदा लिपि। शारदा लिपि के स्थान की हम बात करें अगर, तो ये जम्मू कश्मीर की अपनी लिपि थी। कहाँ की? कश्मीर की लिपि है ये। इसका नाम विद्या देवी शारदा के नाम पे रखा गया। लेकिन इसका विकास किससे हो रहा है? तो कुटिल लिपि से ही इसका विकास हो रहा है। अर्थात ब्राह्मी लिपि जो है कहीं ना कहीं इसी की जननी है। उसके बाद में यहाँ पे मैं बात करूं तो इस कुटिल लिपि के दो क्षेत्र विकसित होते हैं, एक पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है। इसी के दो क्षेत्र, एक पूर्वी क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र और दूसरा पश्चिमी क्षेत्र। देखो पूर्वी क्षेत्र में बंगला, बंगला, उड़िया, आपको देखने को मिलेंगी। और पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो देवनागरी लिपि, देवनागरी। तो देवनागरी का विकास आपने देखा। अगर इसकी जननी की बात करेंगे और ऑप्शन में कुटिल लिपि नहीं है तो ब्राह्मी आदि जननी की बात करेंगे, कुटिल और ब्राह्मी दोनों हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ब्राह्मी आदि जननी हो गई और कुटिल जननी हो गई। तो यहां तक आप समझ गए। और ये जो ब्राह्मी लिपि है ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है। बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो यहां तक आप लोग समझ गए। अब आइए थोड़ा सा देवनागरी लिपि को देख लेते हैं। देवनागरी, तो इस देवनागरी लिपि से संबंधित बातें
क्योंकि इसी लिपि को अपनाया गया है हमारे यहाँ हिंदी भाषा के साथ साथ। तो देखो देवनागरी, इसकी जननी कौन है? आपको मैंने बताया ब्राह्मी। आदि जननी भी ब्राह्मी है, ठीक है। और ये लिखी कैसे जाती है? तो ये भी बाएं से दाएं ही लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। जननी या आदि जननी जननी की बात करें तो आदि आदि जननी। तो इस आदि जननी में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ब्राह्मी। ब्राह्मी ये आदि जननी है। आदि जननी। और वहीं बात करें जननी की, तो अगर ऑप्शन में है तो आप कुटिल भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही बातें हैं, मैंने आपको बताया है, आप लिख सकते हो, समझ सकते हो। एग्जामिनर कैसे सवाल कर रहा है उसी तरह से आपको जवाब देना है। उसके बाद में देखो कितनी भाषाओं की ये लिपि है, तो देखिए हिंदी, संस्कृत, मराठी, बंगला, नो बंगला नहीं है, भोजपुरी, आदि, ठीक है। भारतीय संविधान के द्वारा बात करूं मैं तो 14 सितंबर 14 सितंबर को जो है हिंदी के साथ इसको अपनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ तक ऐसे ही जनरली सवाल पूछे जाते हैं, बाकी चीजें लगभग आप लोग पढ़ते भी रहते हो। तो यहाँ तक मैंने आज जो पढ़ाया आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।